नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व वाली एकता यात्रा का आज चौथा दिन है। दिल्ली से शुरू हुई इस यात्रा का मकसद सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। ऐसे में हमारी जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है जात पात के विरुद्ध बाबा बागेश्वर का युद्ध। जी आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व वाली एकता यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए निकली है। सोमवार को ये यात्रा हरियाणा के सीकरी से पलवल की ओर आगे बढ़ी। इस एकता यात्रा में हर उम्र, हर वर्ग, हर तबके के लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। जहां जहां धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा पहुंच रही है, वहां इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। पलवल के रास्ते में भक्तों पर क्रेन से पुष्प वर्षा की गई। दूर दूर से आए भक्त भजन कीर्तन करते हुए यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में कुछ भक्त ऐसे भी थे जो लड्डू गोपाल के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में हर दिन हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और अलग अलग पड़ावों पर इससे लाखों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 7 दिन तक की यात्रा के बाद अपनी मंजिल यानी कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचते पहुंचते और भी बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में सहभागी बन सकते हैं। प्रत्येक हिंदुओं के विचारों में परिवर्तन चाहते हैं, कागजों में नहीं। हिंदू राष्ट्र हमें विचारों में चाहिए, कागजों पर नहीं। लोगों को चिंता हो रही है कि बाबा जी इतना चल रहे हैं, कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं आजकल अपने यहाँ से अमरनाथ जा रहे हैं दंडवत करते हुए। देखिए, इनको भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये छतरपुर से आए हैं और दंडवत करते हुए आगे यात्रा में बढ़ रहे हैं। दंडवत यात्रा कर रहे हो। लगातार भीड़ में बने रहना भी मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ मौका मिल जाता है उनसे मिलने के लिए, इस तरह से आशीर्वाद पाने के लिए। आप देखिए, हम बल्लभगढ़ में हैं, यहाँ से यात्रा निकल रही है और क्रेन के ऊपर तमाम लोग जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो मौजूद हैं और जो भी पदयात्री हैं उनके ऊपर इस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है। 2 क्रेन यहाँ पर लाई गई हैं। दोनों क्रेनों पर 5 से 6 लोग सवार हैं। उनके हाथों में फूलों की एक टोकरी है और इस तरह से आप देखिए कि पूरे रास्ते को उन्होंने फूलों से भर दिया है। शुरुआत तब हुई थी जब यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री गुजरे, उसके बाद उनके भक्तों को भी कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया और भक्तों के ऊपर भी इस तरह से ये लोग लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कुछ बच्चे, कुछ उत्साह चौथे दिन भी भक्तों का लगातार बना हुआ, क्योंकि वृंदावन पहुंचना है, इसलिए बांके बिहारी का ध्यान करते हुए हाथ में लड्डू गोपाल हैं, उनको देखकर, उनको याद करते हुए यात्रा आगे लगातार बढ़ रही है। कहाँ से आए आप लोग? हम असाप्टी से। असाप्टी से रहने वाले अलीगढ़ के हैं। असाप्टी में रहते हैं तो असाप्टी से आए हैं। लड्डू गोपाल को साथ? हाँ, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं था। हमारी माँ है, जो हमारी दादी जी हैं, वो बूढ़ी बड़ी हैं तो सेवा नहीं कर पाती, उन्हें रखा नहीं पाती, इसलिए हम साथ लिया है। और हमारी माँ चल नहीं पाती है, इसलिए उन्हें घर छोड़ के आए। और अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। भगवान श्री राम और माता सीता के पवित्र मिलन का दिन विवाह पंचमी में कुछ ही दिन शेष है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। पूरी अयोध्या नगरी को भव्य तौर पर सजाया जा रहा है। ऐसे में जो हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज है वो है राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारियां तेज। आपको बता दें कि 25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह होगा, जिसके लिए अयोध्या एक और बड़े उत्सव के लिए तैयार हो रहा है। अयोध्या को सजाने संवारने का काम अपने अंतिम चरण में है और यहां अभी से राम भक्तों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है।
देश के कोने कोने से लाखों भक्त रामनगरी पहुंच रहे हैं। कहीं महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, तो कहीं एक पूरा जत्था राम नाम की पताका थामे श्री राम के जयकारे लगा रहा है। राम नाम का जय घोष करते ये श्रद्धालु श्री राम के दर्शन की आस लिए अलग अलग शहरों से यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल अयोध्या में इसी महीने 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर राम मंदिर में ध्वजारोहण का भव्य दिव्य कार्यक्रम होगा। उसके पहले ही राम भक्तों का तांता राम लला के दर्शन के लिए लगा हुआ है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ का अंदर मंदिर का काम, सिक्योरिटी, सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया है। मन खुश हो गया। हम लोग बोलेंगे जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग सबको ही आइए, एक बार जरूर दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ है और मंदिर तो बहुत सुंदर है, इतना मैं सोच नहीं सकी, इतना अच्छा लगा। मंदिर का काम बहुत अच्छा लगा, डिसिप्लिन में है सब कुछ। प्रीशियस डे टू सी राम लाला ऑन दिस डे। दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं से लेकर अयोध्या के संतों में विवाह पंचमी पर होने वाले उत्सव को लेकर काफी उत्साह है। 25 नवंबर को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी दिन अयोध्या में भव्य राम बारात निकलेगी। बड़ी संख्या में भक्त बाराती बनकर शामिल होंगे। इसी दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। दोपहर 12 बजे से 12:30 के बीच शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया जाएगा। मुख्य शिखर के अलावा राम मंदिर परिसर के भीतर 6 अन्य मंदिरों पर भी ध्वजा फहराए जाएंगे। ध्वज का प्रारूप क्या हो वह भी अंतिम कर दिया गया है। बनाने की व्यवस्था भी वही होगी, वही नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा। इस भव्य दिव्य आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर है। मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं। साथ ही राम भक्तों के स्वागत के लिए रामनगरी के होटल और होम स्टे तैयार हैं। आलम यह है कि ज्यादातर होटल और होम स्टे में बुकिंग फुल हो चुकी है। तैयारी अच्छी चल रही है। निमंत्रण दिए जा रहे हैं, डाक से भेजे गए हैं, बाई हैंड भेजे गए हैं, व्हाट्सएप पर सूचनाएं भेजी गई हैं। वहीं भक्तों के स्वागत के लिए अयोध्या धाम को सजाया संवारा जा रहा है। गुप्तार घाट पर रामायण थीम पार्क तैयार किया जा रहा है, जिससे भक्तों को श्री राम की जीवन गाथा मूर्तियों के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। साथ ही राम भक्त हनुमान और विभीषण के स्टैचू भी बनाए जा रहे हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अब वो ऐतिहासिक क्षण नजदीक है, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है। और इस संपूर्णता को दिखाने के लिए राम मंदिर के शिखर पर सूर्य चिन्ह और कोबीदार वृक्ष की आकृति से सजा 22 फीट ऊंचा ध्वज फहराया जाएगा। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। 20 से 30 तारीख तक अयोध्या में ज्यादातर होटल हाउसफुल चल रहे हैं। और खास बात ये है कि इस भव्य महोत्सव के लिए अयोध्या की हर गली, हर घाट और हर द्वार पर भव्य सजावट की जा रही है। ध्वजारोहण से जुड़ी सभी तैयारियां अंतिम दौर में है। संभव है तय वक्त में सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर खतरा बन गया है, लेकिन गाजियाबाद का एक परिवार इस प्रदूषण के विरुद्ध जंग लड़ रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है घर में मिनी गार्डन से प्रदूषण से राहत। आपको बता दें कि गाजियाबाद के जोशी दंपत्ति ने अपने घर को मिनी गार्डन में तब्दील कर दिया है, जिससे वो अपने घर में ही उगाए साग सब्जी खा रहे हैं। बल्कि इसके अलावा पौधों की वहाँ जो पौधे हैं उनकी वजह से उनके घर में मिनी ऑक्सीजन जोन बन चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही सांसों पर संकट की शुरुआत हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI का ग्राफ बढ़ने के साथ ही सांसों में जहर घुलने लगा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है, लेकिन गाजियाबाद में एक परिवार जहरीले धुंध में उम्मीदों का एक दीपक जलाकर प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है।
गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रहने वाले ये हैं हरीश जोशी। जोशी को बागवानी का शौक है, लिहाजा इन्होंने अपने घर के कमरे से लेकर छत तक को मिनी गार्डन में तब्दील कर दिया है। इन्होंने अपने घर में 1000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं, जिनमें इंडोर और आउटडोर प्लांट्स दोनों शामिल हैं। इनके मिनी गार्डन की वजह से इनके घर न केवल हरियाली रहती है, बल्कि इनका घर सुरक्षित सांसों की गारंटी भी देता है। जहां एक तरफ बाहर वायु प्रदूषण की वजह से AQI 300 से 400 के बीच रहता है, वहीं इनके घर में AQI बाहर से सीधे आधा हो जाता है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। लगातार हवा इतनी जहरीली होती जा रही है कि कुछ इलाकों में AQI जो है वो अब 500 के पार चला गया है। लेकिन गाजियाबाद के वैशाली में एक घर ऐसा भी है जहां पर हवा आई थिंक जो AQI लेवल है वो 200 के नीचे रहता है। वो भी ठंड की बात मैं आपसे कर रही हूँ, तो गर्मी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का AQI कैसा रहता होगा। मिनी गार्डन इनके लिए एयर प्योरीफायर की तरह काम कर रहा है, इसलिए इनका मानना है कि प्रदूषण को कम करने में पौधे सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली NCR की हवा को सुधारना हो तो लोगों को बागवानी का रुख करना चाहिए। देखिए, आपको खुद महसूस हो रहा होगा, मैं तो यहाँ बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मतलब जो बाहर का है और यहाँ पर है, मेरे को ज़्यादा कभी यहाँ दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए मेरे प्लांट्स हैं। और ये प्लांट्स जो हैं मेरे AQI को बहुत डाउन कर देते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही यहाँ पर ले आते हैं, पहाड़ों वाला माहौल बना देते हैं, लेकिन हाँ आधा कर देते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं इनके बीच में अपने आप को बिल्कुल सेफ पाता हूँ। इनका ये ग्रीन जोन सिर्फ पौधों से ही नहीं बल्कि जागरूकता से भी भरा है। घर के वेस्ट से ये कंपोस्ट बनाते हैं, जिससे उनके पौधे फलते फूलते हैं। पुरानी बॉटल्स और डिब्बों को प्लांट स्पॉट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुराने दिए, गत्ते और सूखे फूलों से कंपोस्ट और पौधों के लिए टॉनिक वाटर जैसी चीजें बनाते हैं। यानी वो घरेलू वेस्ट से हरियाली की कहानी लिख रहे हैं। वायु प्रदूषण दिल्ली NCR के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए हरीश केवल सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, बल्कि वो अपने लेवल पर प्रदूषण के विरुद्ध जंग में न केवल योगदान कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि अगर हम चाहें तो अपनी सांसों के रखवाले खुद बन सकते हैं। गाजियाबाद से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं सफलता का स्वाद तब और मीठा होता है जब उसे संघर्ष की मिट्टी में तपकर हासिल किया जाए। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सतना जिले में नारियल और प्रसाद की छोटी सी दुकान चलाने वाली विजय अग्रवाल की बेटी प्रिया अग्रवाल की, जिसने संघर्षों के सामने थमने की जगह उस पर विजय पाने का फैसला किया और वो सफलता हासिल की, जिससे न केवल उनके पिता बल्कि पूरे इलाके का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो हमारी अगली यानी कि जो हमारी चौथी गुड न्यूज़ है वो है प्रसाद बेचने वाली की बेटी की सपनों की उड़ान। आपको बता दें कि विजय अग्रवाल की बेटी प्रिया अग्रवाल आज पूरे इलाके के लिए वही प्रेरणा बन गई है। नारियल और प्रसाद की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले की बेटी ने वो कर दिखाया जिसका सपना हर प्रतियोगी देखता है। प्रिया ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 6ठा स्थान हासिल करके बड़ी सफलता प्राप्त की है। प्रिया सतना जिले के बीरसिंहपुर इलाके की रहने वाली है, जहां गैबीनाथ धाम में उनके पिता विजय अग्रवाल की प्रसाद की छोटी सी दुकान है। प्रिया के पिता का सपना अपनी बेटी को अधिकारी बनाने का था और जब उनकी बेटी सपनों को पूरा करके बीरसिंहपुर पहुंची तो शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित प्रिया का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। बिल्कुल, हमेशा से ही मेरा निर्धारित था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर तो एक बार बनना है। इवन जब कल रिजल्ट का सुना कि रिजल्ट आने वाला है 2 दिन पहले से थोड़ा एंजाइटी हो रही थी कि रिजल्ट नहीं हुआ तो अब क्या करूंगी, क्योंकि अब तो ना कोई रिजल्ट वेटिंग है, सारे मेंस दे चुकी हूँ। तो बस कल सारी बुक्स निकाल के रखी थी कि अगर आज नहीं हुआ तो कल से पढ़ने बैठना और 2026 प्रीलिम्स की डेट आने वाली है तो वापस प्रीलिम्स करना। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। एक सफलता या एक असफलता कभी हमारी क्षमताओं को डिसाइड नहीं करती है। 2-4 नंबर कम आना, बहुत सारी सिचुएशन होती है एग्जाम में, कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है एग्जाम देते टाइम में, तो बहुत सारी चीजों के कारण कई बार हम रुक जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अंदर क्षमताएं नहीं है। जो भी बच्चे ऐसे रुक रहे हैं तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम रुक जाए, हमारा नहीं होगा। नहीं, कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हमेशा समझने की कोशिश करना चाहिए, अपनी कॉपियों को एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई है। दूसरे बच्चों से कॉपी जिसने अच्छे नंबर लाए उससे कंपेयर करना चाहिए, किसकी कॉपी और मेरी कॉपी में क्या अंतर है।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं खूबसूरत वादियों के बीच, जहां सैलानियों का जमघट है। मौसम ने करवट ली तो सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया। और गुड न्यूज़ है कि पहाड़ों पर रौनक लौटने से पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर से रास्ता और रफ्तार पकड़ लिया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो है पहाड़ों पर बर्फ का श्रृंगार, सैलानियों में जोश जोरदार। जी हाँ, आपको बता दें कि पहाड़ों पर हाईवे से लेकर पर्यटन स्थलों तक चहल पहल बढ़ गई है। कुछ दिन पहले हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद रोहतांग, मड़ी और लाहौल की चोटियां सफेद हो चुकी है, जिससे मनाली की ओर पर्यटक रुख कर रहे हैं। इसी बीच ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग इस सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रोजाना सैकड़ों पर्यटक राफ्टिंग की बुकिंग कर रहे हैं और ठंडे पानी के बावजूद इस रोमांच का पूरा आनंद उठा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित हुए हिमाचल प्रदेश के लिए ये अच्छी खबर है। पहाड़ों की रानी शिमला समेत राज्य के लगभग सभी पर्यटक स्थल सैलानियों से एक बार फिर गुलजार होने लगे हैं। ये इजी है, रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं, डबल लेन बन गई है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी हो गया है। पहले तो हम सोचते थे बहुत लंबा ट्रिप होगा, लेकिन अब ये है कि रोड्स इतनी अच्छी हो गई है, 1 डे ट्रिप हो जाता है। प्लस यहाँ माल रोड में भी अगर हम एक बार राउंड ले लेते हैं तो इनफ है फॉर अ चेंज। जो भी है अपने रूटीन से जब हम इधर आते हैं तो चेंज हमें मिल जाता है। ज्यादा शानदार और बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, जैसा कि हम लोग ने सोचा था उससे ज्यादा मजा आया यहाँ पे। मतलब पैसे भी वसूल हुए, मजा भी आया, एंजॉय भी हुआ। बर्फ भी देखी है। रोहतांग तो बंद हो गया था क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ है, बट उससे 10 किलोमीटर पहले हम लोग थे जहाँ पे पूरा एंजॉय हम लोग ने करा है। बहुत ज्यादा बर्फ थी, नी तक पूरी बर्फ आ जा रही थी हम लोगों के, इतनी थी। और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में इस बार सर्द हवाओं के बीच खेल के रोमांच ने पारा हाई किया हुआ है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा तवांग, जहां आमतौर पर बर्फ और बादल छाए रहते हैं, वहीं के खेल के मैदान अब फुटबॉल की सीटी और जोश से भरी तालियां गूंज वहां रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है तवांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल फीवर। जी हाँ, यही आपको देखने को मिलेगा। तवांग में मॉन्यूअल सुपर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बारचुंग भूटिया ने किया है। कैसे इस लीग ने ऊंचाई पर भी जगह दिया है खेल का जुनून और एकता का जज्बा, देखिए इस रिपोर्ट में। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल का रोमांच। ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उत्साह से सांसें थमी। हर पास, हर किक, हर गोल पर जोश अनमोल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने स्टेडियम में ये नजारा बेहद खास है। तवांग स्टेडियम में मॉन्यूअल सुपर लीग चल रही है, जो न केवल खेल बल्कि संस्कृति और एकता का भी पर्व है, जिसका शुभारंभ भारतीय फुटबॉल के प्रतीक बारचुंग भूटिया ने किया। खेल की शुरुआत से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारंपरिक परिधान में कलाकारों ने दिल जीता और खिलाड़ियों में जीत के लिए उत्साह भरा। मॉन्यूअल सुपर लीग पहाड़ों में छिपे टैलेंट को निकालने की अहम कोशिश है, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर न केवल खेल को बढ़ावा देने की कोशिश है, बल्कि सीमावर्ती इलाके के युवाओं को नई दिशा देने की भी कोशिश है। एक तो बच्चों को जो यूथ लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, दूसरा जो इस टाइप का एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखना है, तो मेरा यही सोच है। हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में शुरू हुई ये लीग अरुणाचल प्रदेश के लिए खेल इतिहास का नया अध्याय है, जो आने वाले समय में नया आयाम गढ़ने वाला है। दरअसल इस आयोजन से सीमावर्ती इलाके में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही अच्छा एक रहा, बहुत ही सुंदर रूप से आयोजित किया गया। तो एनीवेज लाइक इट वाज अ वंडरफुल लाइक इवेंट। दरअसल इस आयोजन से सीमावर्ती इलाके में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और यहाँ खेल स्थानीय युवाओं के जीवन की नई ऊर्जा बन सकता है। यही इस लीग का असली मकसद है। मॉन्यूअल सुपर लीग में 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
तवांग और वेस्ट कामेंग के जिलों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ये रोमांचक टूर्नामेंट 13 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें स्थानीय खिलाड़ी अपनी कौशल और जज्बे का प्रदर्शन करेंगे। मोन्यूल सुपर लीग है, इसका उद्देश्य है कि हमारे जो मोन्यूल एरिया में जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ते हैं, तो हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम अपने जो मोन्यूल के बच्चे हैं उनको फुटबॉल के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहन देने के लिए। सामान्य मैदान में खेलने के मुकाबले ऊंचाई पर खेलना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। लिहाजा ऊंचाई पर लगातार खेलने के लिए खिलाड़ियों में ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। ऐसे में यहाँ पर खिलाड़ियों का अद्भुत प्रदर्शन उन्हें दूसरे सामान्य खिलाड़ियों से अलग बनाता है। पहली बार भारत चीन सीमा के इतने करीब एक इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग आयोजित हुई है। ऐसे में सीमावर्ती इलाके के लोगों के लिए ये लीग बेहद खास है और इससे स्थानीय खिलाड़ियों को आगे खेलने का मौका मिल सकता है। युवराज मेहता, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, गुड न्यूज टुडे। और फुटबॉल के बाद अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसे रिकॉर्ड की जिसके इससे पहले बनने की बात तो दूर, इसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल रणजी ट्रॉफी में एक खिलाड़ी ने 8 गेंद पर लगातार 8 छक्के मारकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने पूरे क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। लिहाजा हमारी आज की जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज़ है वो यही है। लगातार 8 गेंदों में 8 छक्के, 9 मिनट 11 गेंद में अर्धशतक। जी हाँ, आपको बता दें, अब 6 गेंदों पर 6 छक्कों की बात पुरानी हो गई है। दुनिया में चुनिंदा खिलाड़ियों ने 6 गेंदों में लगातार 6 छक्के मारकर रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन मेघालय के एक क्रिकेटर आकाश चौधरी ने 8 गेंदों पर लगातार छक्के मारकर एक नया और अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।